आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में वोटिंग, बुलेट पर भारी बैलेट। जी हां, इक्तदार के सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है। इसके आगाज इसका जो है आज छत्तीसगढ़ के पहले मरहले की वोटिंग से हो गया। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई और आज छत्तीसगढ़ में 8 जिलों की 18 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें वोटर्स के जोश भी दिखाई दिया और आखिरी खबर तक इन 18 सीटों पर तकरीबन 70% वोटिंग हुई है। वैसे तो वो 18 सीटें ये हैं, ये जो 18 सीटों की बात हम कर रहे हैं, ये वो हैं जो नक्सल मुतासिर हैं। इसीलिए इंतखाबी कमीशन ने सिक्योरिटी के भी लिहाज से इन असेंबली सीट्स पर पहले वोटिंग कराने का फैसला लिया। लेकिन खास बात यह है कि इन्हीं सीटों पर कई बड़े चेहरे भी इंतखाबी मैदान में हैं। खुद रियासत के वजीर आला रमन सिंह की राजनांदगांव सीट पर भी आज वोटिंग हुई और दूसरे मरहले में होने वाली वोटिंग पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि इंतखाबी कमीशन ने सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन कुछ एक छुटपुट वाकयात के अलावा बीजापुर में नक्सलियों से एनकाउंटर की भी खबर आई। तो वहीं केत कल्याण में हुए आईडी ब्लास्ट पर सियासत भी दिखाई दी। लेकिन आज पहले फेज की वोटिंग कितनी अहम है और इक्तदार के सेमीफाइनल पर इसका क्या असर पड़ेगा, करेंगे तफसील से हर मौजू पर बात। और हर मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेगा एक खास पैनल भी। तो आज पहले मरहले की वोटिंग हुई, पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई और वोटरों का जोश भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। इधर कांग्रेस ने लेकिन इलेक्शन के दौरान ईवीएम हैकिंग के इल्जाम लगाए हैं। कांग्रेस इंचार्ज पीएल पूनिया ने भी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए, तो कांग्रेस के रियासती सदर भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। कुछ कलेक्टर ने जगह कह दिया कि मशीन सील करके नहीं लाएंगे, बल्कि जिला हेडक्वार्टर पे लेके वहां पर सील होगी। पहले हमने घोर आपत्ति की थी। 2 कलेक्टर्स ने कहा कि वोट डालने के बाद उनके स्याही, उंगली पर स्याही नहीं लगाई जाएगी, ताकि वो कितनी चाहे जितनी बार वोट डालें। तो उसमें हमने घोर आपत्ति की थी। तो दुखद बात यह है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी, कुछ लोग बहुत से बहुत अच्छे हैं, वो अपना निष्पक्षता से चुनाव कराएंगे, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं और वो एन के एन प्रकारेण ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिससे कि पोल प्रभावित हो और भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। ईवीएम को जो खराब होना है, एक तो बहुत मुश्किल से लोग मतदान केंद्र पे आते हैं, कई किलोमीटर चल के आते हैं, वहाँ ईवीएम मशीन 52 मशीन खराब हो जाए, वो मतदाता एक बार जाएंगे तो फिर दोबारा तो आ नहीं पाएंगे। शहर तो है नहीं कि चलो सुबह नहीं हो पाया तो दोपहर में आ जाएंगे, दोपहर नहीं शाम को आ जाएंगे। उनको कई किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। और इस प्रकार से है तो ये निश्चित रूप से ये लापरवाही नहीं है बल्कि षड्यंत्र है। तो कई तरह की सूरत हाल है। कुल मिलाकर के इक्तदार के सेमीफाइनल का आज आगाज हो गया, क्योंकि 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर इन इलेक्शंस को देखा जा रहा है। 5 रियासतों में जो आज इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद सीधे असेंबली इलेक्शन के बाद आम इंतखाबात 2019 ही हैं। इसीलिए ये इलेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जा रहे हैं और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की वोटिंग से आज हो गई है। लेकिन आज महज 18 सीटों पर ही वोटिंग क्यों कराई गई? इसके पीछे वजह यह है कि जो नक्सल मुतासिर इलाके हैं, जो हसास तरीन पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से यह कोशिश की गई कि आज पुरअमन तरीके से वोटिंग करा ली जाए। इसके बाद बाकी के इलाकों में वोटिंग होगी दूसरे मरहले की 20 नवंबर को। लेकिन आज का जो आज वोटिंग हुई है वो कितनी अहम है? आज जो वोटरों में जोश नजर आया वो कितना अहम एक पैगाम देता है? और इन सब के साथ साथ आज के वोटिंग को लेकर के आने वाले वक्त की क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है? तमाम अहम पहलू और अहम सवाल है, इनके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और इस अहम मुद्दे पर, अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज का हमारा खास पैनल। अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की लीडर, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बीजेपी की बात करेंगी, वो नीति जैन जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीपीआई के लीडर विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद साहब मौजूद हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है हमारी इस डिबेट में। और अपने नाज़रीन को बता दें कि कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी पार्टी की बात रखेंगे। बहरहाल अभी हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा सटीक जवाब दें, न कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि हमारे मेहमान पूछे गए सवाल पर गोल मोल जवाब देकर के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन के तय जो हमारी जिम्मेदारी है
उसके लिए हम एक मुस्बत और बासर बहस करें, ये हम कोशिश करेंगे, न कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर कोई तरह किसी तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश करें। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि मुद्दे पर बात हो मुस्बत तरीके से। बहरहाल हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अपने नाज़रीन को और अपने मेहमानों को बता दें कि बहस के पहले हिस्से में 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा, उसमें आप अपनी बात रख सकती हैं। और नीति जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। आपका 2 मिनट मेरे सवाल के बाद शुरू होगा कि आज की वोटिंग कितनी अहम, कई चीजों के बारे में हम देखें, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले नक्सल हमला हुआ। आज भी हमने देखा कि नक्सलियों से एनकाउंटर हुआ, वहां पर 5 नक्सली मारे गए। नक्सल फ्री किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन वोटिंग के वक्त में भी अगर नक्सलियों का कहीं ना कहीं एक तरह से दहशत नजर आ रहा है तो वो अपने आप में बड़ी बात है, एक बात। लेकिन वोटर्स जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं वो किस तरह से देखा जाए, क्या देखती है, क्या रखेंगी बात आप अपनी? देखिए, नक्सलियों का जो इशू है वो आज का इशू नहीं है, वो 1971 से चला आ रहा है। उस टाइम पे भी इंदिरा गांधी जी ने एक ऑपरेशन स्टीपल चेज कर वहां पर अपनी आर्मी को सबको भेजकर एक नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन वहां पर किया था। उस टाइम से लेकर उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 96 में ये बोला था कि जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो नक्सल्स हैं इस देश में। ठीक है। उसके बाद आज आकर कुछ दिनों से हम लोग ये सुन रहे हैं कि एक क्रांतिकारी बोला जा रहा था इन नक्सलियों को। ये काफी दिनों से एक हमारे जर्नलिस्ट भाई ने अपनी जान गंवाई। तो ये जो कुछ मुद्दे उठकर आ रहे थे, बाकी सब चीजों को एक तरफ रखते हुए इन मुद्दों के, इन समीकरणों के तहत जो आज वोटिंग हुई है वो इन सबको नकारती है। तो कहीं ना कहीं जो ये कांग्रेस का एक मुद्दा था, जो नक्सली का एक मुद्दा था, तो उन सबको नकारते हुए 3% ज्यादा अब की बारी वोटिंग हुई है पिछले 2013 के बदौलत। 2013 में अराउंड 67% वोटिंग हुई थी और अब की बारी 70% वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जीत है। और जितना भी ये सारा इशू अभी तक क्रिएट किया जा रहा था, जो रेवोल्यूशनरीज बोला जा रहा था इन लोगों को, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आज हारा है। जो पिछले 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार ने इन एरियाज में और पूरे छत्तीसगढ़ में जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सर चढ़ के आज बोला है। और उसके चलते हम लोग देखेंगे बाकी रिजल्ट्स 11 दिसंबर को आएंगे, तो सब लोगों को वो दिखाई देगा कि क्या उसके अंदर मुद्दे रहे और किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। जनता जनार्दन है, वो उनके अलावा और कोई कुछ बोल नहीं सकता। बट आज के जो हम समीकरण देखकर बोल रहे हैं उसमें मैं यही बोलूंगी कि आज बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है और जितने लोग इनको रेवोल्यूशनरीज और क्रांतिकारी बोल रहे थे, आज उन लोगों की हार। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और आपका 2 मिनट का वक्त मेरे सवाल के बाद शुरू होगा। मेरा सवाल यह है कि वोटर्स सामने आ रहे हैं, बड़ी तादाद में वोटिंग हुई, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा कि नक्सलियों ने हमला भी किया, आईडी ब्लास्ट की चपेट में जवान आए, आज भी एनकाउंटर हुआ। लेकिन आप ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज की वोटिंग के बाद क्या नजर आ रहा है? सौद साहब, छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर की जनता और जो इतने वर्षों से वहां पे नक्सलिज्म के प्रभाव से कहीं ना कहीं ग्रसित और परेशान है, उन जनता को मैं हृदय से सलाम आपके चैनल के माध्यम से करूंगा, जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव को, इस महापर्व को पर्व समझते हुए, लोकतांत्रिक पर्व को, और आ करके हिम्मत दिखा करके वोटिंग में सहभागिता निभाई है। ये वाकई वो धन्यवाद के पात्र हैं वहां के लोग। जहां तक बात है उस क्षेत्र के विकास की, तो 12 बस्तर जिले में क्षेत्र है और 6 राजनांदगांव जिले में विधानसभा जो 18 हुआ है, और टोटल में हमने 18 में कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस के मानसिकता और विचारधारा से वहां के लोगों ने पहले से ही जुड़ाव अपना फील किया है। लेकिन जहां तक क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग अभी भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता ने जो किया, मैं उनको ये बताना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को भी, कि राज बब्बर साहब ने जो बातें कही थी उसका स्पष्टीकरण उसी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसी वक्त दे दी थी कि जो क्रांति का सहारा बताते हैं और गन का सहारा लेते हैं वो कभी भी देश और समाज के हित में नहीं है। हिंसा का रास्ता कभी भी अच्छा नहीं होता और संवैधानिक दायरे में कोई भी बात की जा सकती है। यदि संवैधानिक दायरे ठीक है, में वो सबने देखा था, लेकिन मैं आऊंगा सभी लोग उस पर सरकार पूरी स्वागत बात करती है। पहली बात पहले आ जाए। जहां तक बात है छत्तीसगढ़ के विकास की और बस्तर के विकास की, तो 75,000 एकड़ जमीन जो है उन आदिवासियों के लेकर के वहां की सरकार पूंजीपतियों को दे दी। जहां तक वहां के विकास के पैरामीटर की बात है, 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है, 47.9% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीने को विवश हैं, जो पुअरेस्ट माने जाते हैं देश में। जहां तक स्लम और झुग्गी झोपड़ी और आवास विहीन लोगों की संख्या है, आज भी 18 है। स्कूलों की बात कर ले उस बस्तर एरिया में तो 1/4 स्कूल वहां के बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूलों को ग्रामीण। ठीक है जी। टोटल छत्तीसगढ़ में 2877 मैं आपके पास आऊंगा हैं। नीति जी, इस तरह की जो जवाब बातें भी हैं, हम आपका लेंगे और जब ओपन होगी डिबेट तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रोफेसर साहब मैं आऊंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए नक्सलवाद को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। एक तरफ बात की जा रही है कि नक्सलवाद से आजाद कर दिया गया है और पहले भी इस मामले को लेकर के तमाम तरह की कोशिशें की गई, ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन आज तमाम चीजें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन फिर भी इलेक्शन के दिन एनकाउंटर, उसे ठीक पहले हमला, ये तमाम चीजें जो नजर आती हैं, ये मुद्दा क्या सियासी तौर पर जो अपनी अपनी बात या दावे किए जाते हैं उससे अलग जमीन पर हालात हैं? और इन सब के बीच जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वोटर्स जो मैदान में हैं, क्या वो बात नजरअंदाज कर देनी चाहिए कि धमकी के बाद भी वोटर्स सामने आते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज है कि नक्सलवाद के सभी खिलाफ हैं। कोई नहीं पसंद करता कि नक्सली हो और हमारी सेनाओं पे हमला करें। लेफ्ट भी इसके खिलाफ है। लेकिन हम लोग इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि 15 साल से आप रूल कर रहे हैं, फिर भी वहां पे नक्सलवाद है क्यों? ऐसे क्या इकोनॉमिक कारण हैं, ऐसे क्या सोशल कारण हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं दैट कॉन्स्टेंटली नक्सलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो हमारी आर्म फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ईवीएम के ऊपर अभी आप ही ने दिखाया था, आप ही की रिपोर्ट थी कि कांग्रेस के नेता ईवीएम को क्वेश्चन कर रहे हैं, हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, वी स्ट्रांगली क्वेश्चन द यूज ऑफ ईवीएम। हमारे हिसाब से उसके अंदर बंगलिंग है और कहीं ना कहीं बीजेपी उसके अंदर इन्वॉल्व है। 70% जहां तक वोटिंग का सवाल था, 67% हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा कि इट वॉज इन 2013 लास्ट टाइम ये करीब 67% था। तो इस बार 3% की आपकी बढ़त आई। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या आप 67% वोटिंग और बीजेपी रूल के बावजूद क्या आप नक्सलिज्म को कंट्रोल कर पाए, नक्सलवाद को? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो एंटी पीपल हैं। 70% वोटिंग तो आपने बोल दी, 70% वोटिंग आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वोटिंग लिस्ट और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये रेशियो भी बताना चाहिए। ये रेशियो भी आप निकालिए कि आबादी कितनी है और वोटिंग लिस्ट बनाई कितनों की गई और उसमें से कौन से 70% ने वोट दिया। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वोटिंग लिस्ट भी जो है, पिछली बार मैंने दिल्ली में भी देखा था इस बात को, कॉर्पोरेशन ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक था। तो अगर आप सही में 70% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सही में पॉपुलर हैं, तो ऑटोमेटिकली नक्सलवाद नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ एक झूठ और फरेब के थ्रू आप सत्ता में आ रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हैं, तो नक्सलवाद आप कैसे हटाएंगे? अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो आप नक्सलवाद इस तरीके से नहीं हटा सकते। उसको हटाने का एक ही तरीका है, जैसे पंजाब के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उस वक्त खालिस्तान की एक हमारी समस्या थी, उसको सॉल्व किया और लोग आज देश के साथ हैं। तो यही एक सही तरीका है और हम स्ट्रांगली क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस बार ईवीएम्स और वोटर लिस्ट को डबल चेक करने की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए, ईवीएम और ईवीएम के साथ साथ अब वोटर लिस्ट को भी चेक करने की जरूरत बताई जा रही है। लेकिन अनिल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आज पहले मरहले की जो वोटिंग है, देखिए 18 सीटों पर वोटिंग कराने का मकसद ही सिर्फ यही था कि जो हसास तरीन यानी कि अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर वोटिंग अच्छे से हो जाए, आगाज अच्छे से हो जाए तो अंजाम अच्छा होगा ही। जो आज पूरी वोटिंग के बाद तस्वीर निकल करके सामने आई कि पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई, एक छुटपुट जो वाकया था उसको छोड़ करके, तो क्या ये एक मुस्बत तस्वीर पेश कर रही है छत्तीसगढ़ की? और इन सब के बीच जो ईवीएम और वोटिंग लिस्ट को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी एंगल हो गया है कि हर बार इलेक्शन के बाद वोटिंग पर, ईवीएम पर सवाल उठा दो, या वाकई इसकी इन इल्जामात की बुनियाद में भी कुछ होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और इस्लाम को बहुत मुबारकबाद। आप मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के कि आपने पैनल में हम लोग जो हिस्सा ले रहे हैं हमारे लिए भी कुछ हदें तय की।
और जी, अपने अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि हम सब उस हदबंदी में रहें और अच्छी डिबेट करें। दूसरी बात यह कि आपकी डिबेट का जो उन्मान था आज है सर बुलेट जो है बुलेट जो है बैलेट पे हावी, जी। ये खुद बयान ही करता है कि आज क्या हुआ। बाकी जिस तरह से आपने कहा कि ईवीएम्स की शिकायतें या हमारे वामपंथी साथी ने जो कुछ बातें कही, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी चुनाव होता है या कोई मुकाबले होते हैं तो वो छीटाकशी करते हैं। ये हिस्सा है डेमोक्रेसी का, ठीक बात। ये चुनावी कैंपेन का भी हिस्सा होता है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है। वो उनकी हो सकता है वो चीजें जायज भी होंगी या नहीं भी होंगी, बात की बात है। आज जो हुआ उसका क्रेडिट कोई किसी से नहीं ले सकता। और ये भी कह देना कि किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट जाता है, मैं उस बात पे वो थोड़ा सा नैरो व्यू होगा। मौजूदा गवर्नमेंट जो भी होगी उसका हिस्सा जाएगा उसको। मेन तौर से मैं इस सबसे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक जो दो फरीक हैं इसमें वो एक तो सिक्योरिटी का अमला और दूसरे वो लोग जो सब खतरात को भांपते हुए देखते हुए, उनके खतरे अभी आज वोट देने के साथ खत्म नहीं हुए। बेशक सर, उनकी जो उंगली पे जो निशान लगा, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट ने जैसे कहा या उनके पुनिया जी ने कहा कि कोई शायद वो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो के निशान नहीं लगाने, बिल्कुल सही, स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है। कोई आइडेंटिफिकेशन का और तरीका जरूर रहा होगा। तो क्योंकि नक्सलवादियों ने ये उनको एक थ्रेट दी है कि जिसके यहां निशान देखा जाए उसकी उंगली काट दी जाएगी। तो इसलिए ये बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सिक्योरिटी का अमला और वो लोग खासकर। गवर्नमेंट को तो क्रेडिट जाएगा ही जिन लोगों ने उसका फीसद वहां चला जाएगा, बैकअप प्रोवाइड किया। लेकिन मेन ये दो फरीक हैं, इनको सलाम करता हूं मैं। दूसरा बात आपने कहा कि इसका बाकी में क्या असर होगा, मैं इसका असर छत्तीसगढ़ से बाहर भी देखना चाहता हूं इस चीज को। हमारे मेट्रोपॉलिटन्स में रहने वाले लोग जो इलेक्शन के दिन ड्राइंग रूम में बैठ के पूरी बात कर लेते हैं, उनको सोचना चाहिए कि बंदूक और खतरे के बावजूद लोगों ने वोट किया है। और दूसरी फेज में छत्तीसगढ़ में तो मुझे लगता है जाहिर तौर पे इसका असर होगा और लोग निकल के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप ये कह रहे हैं सर। और इन सब के बीच हमको ये भी तस्वीर देखनी पड़ेगी जो आपने बात कही है कि जो ऐसे इलाके हैं उसके अलावा जो एकदम खुशगवार इलाके हैं जहां पर इस तरह के खतरे नहीं होते हैं, वहां पर कम से कम लोगों को यह सोचने और समझने की जरूरत है कि वो कम से कम अपनी रायदेही का इस्तेमाल करें। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की वोटिंग जो आज हुई है उस पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर हम मोटी तस्वीर देखने की बात करें तो बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा, क्योंकि आज पुरअमन तरीके से इलेक्शन भी हुए और वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा खासा नजर आया, जो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा जमहूरियत के लिए बहुत खुशाइन बात है। हम इस डिबेट के दूसरे हिस्से में अब डिबेट को ओपन करते हुए अपने मेहमानों के पास जाएंगे। और नीति जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि एक तो आप प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने जो सवाल उठाए और जो जवाब दिए उस पर आप अपनी बात रखना चाह रही थी, लेकिन इन सबके बीच जो ईवीएम और साथ ही साथ विवेक जी ने वोटिंग लिस्ट सही नहीं है, उसमें लोगों के नाम ही नहीं सही हैं, सही तरीके से वोटिंग लिस्ट बनी ही नहीं है, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इनका जवाब भी तो आना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं, बहुत अहम संजीदा हैं। जी, सबसे पहले तो जो मेरे कांग्रेस के भाई थे, आपने बोला कि राज बब्बर जी ने उसको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई कर दिया था, वो नहीं करा था। उन्होंने बोला था कि मैं इनको क्रांतिकारी मानता हूं, मैंने अपनी पार्टी को भी बोला है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने बोला कि आई स्टैंड बाय माय कमेंट्स, कि मैंने जो कमेंट्स दिए थे मैं उन पर अडिग हूं और मैं उनसे सहमत हूं। तो ये बात आप मत बोलिए कि वो क्रांतिकारी नहीं मान रहे हैं। तो जो कांग्रेस की एक विजन थी क्रांतिकारी मानने की, वो है। दूसरी चीज आपने बोली कि उनकी जमीन ले ली, जमीन लेना सरकार, इट्स अ स्टेट मैटर, इट इज अ स्टेट मैटर। तो उसके अंदर लैंड ले ली तो वो कोई मुद्दा नहीं है कि अगर ये वो वाली बात हो गई जो आप लोग ये भी बोलते हैं कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो ISIS ज्वाइन कर लेगा। मेरे पास अगर आज नौकरी नहीं है तो मैं क्या वेपन्स उठा लूं, हथियार उठा लूं? मैं क्राइम बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्राइम बढ़ेगा। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो आप हथियार उठा लीजिए। लेकिन अगर ज्यादा होगा, गरीबों के अधिकारों की लड़ाई के लिए सदैव आगे नक्सलवाद बढ़ेगा, चाहती है उनका अधिकार मिले। 2003 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 10,808 थी और 2018 में 19,000। कंप्लेन, आप इस चीज पे कंप्लेन नहीं कर सकते कि सरकार ने काम नहीं किया। नक्सली जो है, जिस दिन वहां के जर्नलिस्ट की डेथ हुई थी, वो उस चीज के अगेंस्ट थे कि वहां पर रोड बन रही है। जो लोग इस चीज के अगेंस्ट है कि रोड बन रही है, आप हथियारों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप लोग बात करना चाहते हैं, आप लोग डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, तो हथियार डालने पड़ेंगे, खराब किया है।
और 15 साल से आप छत्तीसगढ़ भी खराब कर रहे हैं। 15 आप गलत साल से तरीके से लैंड, छत्तीसगढ़ आप इस वक्त कैपिटलिस्ट सबसे पूंजीवादियों के साथ investment मिलकर के छत्तीसगढ़ आप स्टेट गलत में जा तरीके रही से है। लैंड को Across अक्वायर कर the रहे हैं country। बिकॉज आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। विवेक जी ठीक है, चलिए ठीक है, इन सब के बीच जो ईवीएम और वोटिंग लिस्ट को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बुनियादी बातें हैं ये सब, और ये अपने आप में बहुत अहम है, लेकिन ईवीएम और वोटिंग लिस्ट को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं नीति जी, वो भी अपने आप में बहुत संजीदा है। वो उसका जवाब मैं ये देती हूँ कि जब भी कोई भी चुनाव होता है, पहले क्रांतिकारी होते हैं, उसके बाद वो पहले से बहाने बनने शुरू हो जाते हैं। अभी आपकी जीत डिक्लेयर नहीं हुई है, so don't be confident. You have still not won. So you आप don't लोग have to be ऑलरेडी डर confident गए right कि now. हम नहीं जीत रहे हैं, नहीं, आप ऐसा लोग नहीं। ऑलरेडी बहाने बना रहे हैं। वो damage जीत control रहे है हैं यानी तो कि। बहुत अच्छी है, नहीं जीते तो ईवीएम पर नहीं, ठोक नहीं, ऐसा देंगे, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ जीते भी तो नहीं अपनी है। इलेक्टोरल लिस्ट के आप ऊपर ये भी ठोक डिक्लेयर देंगे। करिए व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 18 सेंटर्स वेयर द वोटिंग हैज टेकन प्लेस, और वोटर लिस्ट में 70% ये डिक्लेयर करें। Sir, why are you questioning this now after the voting आई एम नॉट has been क्वेश्चनिंग done? इट, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग Why are इट। you raising मैं this आपसे issue कह रहा now when हूँ the voting has सिमिलर been लेवल done? ऑफ वोटिंग आप आपकी लोग हुई जो है। points in- अब ये सवाल उठाने की क्या जरूरत है और अब इसका मतलब क्या है, लेकिन अजय जी, ईवीएम या फिर वोटिंग लिस्ट पर सवाल खड़े करना दरअसल बहाना है कि अगर आप हारे तो आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ सके। True. अजय उपाध्याय जी, सौद साहब, आज ईवीएम की खराबियां तो आपने खुद सुनी है, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। सौद साहब, चुनाव आयोग ने खुद स्वीकारा है कि कई जगह ईवीएम में खराबी पाई गई है, वीवीपैट में खराबी पाई गई है, तो ये एक इशू है। ठीक है सर, लेकिन टेक्निकल इश्यूज तो हैं कुछ एक जगहों पर सर। इससे पहले 2014 से पहले भी टेक्निकल इश्यूज आते थे। छत्तीसगढ़ के विकास, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, Technical issue वो ये नहीं अलग कह रहा है, कि आप आप इल्जाम उठाइए, लगा रहे हैं, अगर वो अलग है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये बात आ रही है, मैं सिर्फ ये कि कह रहा हूं, आप मुद्दा उठा रहे हैं, दिया जाए तो अच्छा है। अपनी हार को मेरे छिपा भी हार समय को वो नहीं बोलेंगे। रिजल्ट आया उस नहीं पर है। मैं सवाल का जवाब दूंगा। अगर ईवीएम खराब है तो ना बोला जाए, कहीं ठीक है, गड़बड़ी आ रही है बिल्कुल तो ना बोलिए। बोला, बहुत बोलने अच्छी से बात किसी है। ने रोका है? You have to have- आपने जो सवाल उठाया उधर से जो जवाब आ रहा है, उसका जवाब भी तो लूंगा मैं। ठीक है ठीक है, विवेक जी नीति जी, ठीक है विवेक जी नीति जी, मैं आ रहा हूं। अजय जी, सौद साहब, मैं स्टूडियो में नहीं हूं तो मेरे साथ न्याय हो कि कम से कम मैं जब बिल्कुल दूसरे देखिए, पर नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आपके पास हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इनको रोक करके आपके पास नहीं आता। ठीक है, बहरहाल अपनी बात रखें आप। जी, निश्चित तौर पे आप एक अच्छे मॉडरेटर हैं, मुझे पूरा भरोसा है, और बाकी पैनलिस्ट पर भी भरोसा है। बात अपनी रखी जाए, सभी लोग अपने हिसाब से रखें। ठीक है, जहां तक छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में ओवरऑल विकास की बात अभी आई है, विकास वाकई हुआ है वहां 15 वर्षों में। नान घोटाला इसका बहुत बड़ा सबूत है। 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सीएम मैडम का उसमें नाम आया। मैं नहीं कह रहा हूं, घोटालेबाजों ने कहा। सहकारी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए उठा लिए गए। यदि विकास है तो ऐसा विकास हुआ है। आज भी वहां नमक का घोटाला हुआ, लगभग 200 करोड़ रुपए नमक के नाम पे शीशा देकर के लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और स्वास्थ्य खराब किया गया। यदि ये विकास हुआ है तो छत्तीसगढ़ के लोग इसको स्वीकार रहे हैं। जहां तक अभी रोड की बात हुई है, डामर बिछा करके हर वर्ष जो लोग स्कूटर पर चलते थे 10 साल पहले, आज वो बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में इनके कार्यकर्ता चल रहे हैं, तो उनका विकास सच में हुआ है। लेकिन आम आदिवासियों की बात मैं कर लूं, 15,311 रुपए प्रति व्यक्ति वहां लोगों पर ऋण चढ़ गया है। ठीक है, सरकार की यदि उपलब्धि है तो इस उपलब्धि को आप स्वीकारें या देश के चैनल स्वीकारें, आप भी जानते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात मैं कर लूं, एजुकेशन में आदिवासियों के क्षेत्रों के स्कूल को किस तरह से बंद किया गया, मैंने अभी बताया। 2877 स्कूल गांवों के बंद कर दिए गए। क्या ये विकास है? जहां तक बिजली की बात की नीति जी से इन तमाम चीजों पर सवाल बनता है। मैं जवाब लेता हूं। नीति जी क्या कहेंगी? जो बुनियादी बातें हैं वो छूट जाती है, ईवीएम की बात हो जाती है, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है या नहीं है उसकी बात हो जाती है, लेकिन सड़कों की जो हालात है, स्कूल्स में जो हालात है, हमने ये भी देखा है कि वहां पर बाकायदा स्कूल्स को हाईजैक करके जो वहां पर निजाम है उसको हटा करके नक्सली जो हैं वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये भी सच्चाई है। सबसे पहले तो जो भाई साहब आपने स्कैम्स की बात करी है, उसका आज मोदी जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है कि जो पार्टी आज से नहीं 1978 से आप लोग बोफोर्स से लेकर आज नेशनल हेराल्ड तक आप लोग स्कैम्स में डूबे पड़े हो।
आप लोगों का कोई हक तो नहीं इसका बनता मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक किसी पे एक इसलिए मिनट इनको नहीं, आगे लेकिन की आपको क्या उससे फैसले हक मिल जाता है? नहीं नीति जी, ये भी इसलिए बीजेपी नीति जी, ये दलील तो समझ में नहीं आती है। आप अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन का जवाब ना देकर के उनके एलिगेशन गिना रही हैं। ऊपर भी लगा मैं आ रहा हूं विवेक जी, लेकिन नीति जी देखिए बात ये है, अगर सही तरीके से अगर आप अपनी बात, नीति जी आप अपनी पूरी बात रखिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं विवेक जी, आ रहा हूं, आप इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक के ऊपर इल्जाम लगे हैं तो आप उनके ही सिर्फ और सिर्फ इल्जामात को याद दिलाएं, अपने ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उनका जवाब चाहती है जो इन्होंने नमक की बात करी है, अराउंड 58 लाख फैमिलीज इन छत्तीसगढ़, उन लोगों को फ्री में नमक चावल ये सारा कुछ बांटा जा रहा है। वहां की डेवलपमेंट आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। जो आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, गांव का विद्युतीकरण इस वक्त 100% पूरा हो चुका है। जो घर विद्युतीकरण है वो 96% पूरा हो चुका है। उसके बाद सोलर पंप जो 2003 में बिल्कुल नहीं थे, 40,000 के करीब वो इस वक्त दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 10,000 से बढ़कर 92,000 इस वक्त हो गई है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं और इन स्टैटिस्टिक्स पर जाना चाहिए विवेक जी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम ये क्यों कांग्रेस को आज क्वेश्चन कर रही हैं, क्यों 1978 पे जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये कहना चाहती हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो इनको एक अथॉरिटी मिल गई है राफेल स्कैम करने की? मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों के पास कोई हक नहीं है हमसे सवाल पूछने का। क्या अधिकार सबको है? ये डेमोक्रेसी है। अगर आप रूलिंग पार्टी हैं तो हम आपको क्वेश्चन करेंगे। मॉरल ग्राउंड No, we have every moral ground. We are a political party. We are a national political party. If you are in power, I will be questioning you. Are you siding with Congress? No, I am not siding with anyone. I am siding with India. मैं भारत के साथ हूँ. I am siding with India. I am with India. The Bofors is not an issue. The Bofors is not an issue. आज का इशू छत्तीसगढ़ है. आप छत्तीसगढ़ के स्कैम्स पे आइए पहले. आप छत्तीसगढ़ के स्कैम्स को छुपाने के लिए बोफोर्स से मत जाइए। यू प्लीज कम टू द इशू राइट नाउ। अपनी स्टेट की डेवलपमेंट पर आइए। यू टेल मी रायबरेली अमेठी आप बता दीजिए आज क्या काम हुआ है वहां पर। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। नहीं आपने जो इकोनॉमिक सीपीआई से कांग्रेस से नहीं है। पर कैपिटा नहीं पर कैपिटा इनकम मैंने इंडिया का साइड लिया है। मैं किसी स्कैम के साथ नहीं हूँ, लेकिन कोई भी स्कैम आपको रफेल करने का मॉरल राइट नहीं देता है। आपने अनिल अंबानी जिसको 10 दिन के एक्सपीरियंस पे HAL को साइडलाइन करके आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इट इज अ स्कैम। ठीक है विवेक जी और नीति जी में आता हूं। मेरा पॉइंट खत्म हुआ है। ठीक है विवेक जी जल्दी से आप अपनी जो बात रखना चाह रहे थे उस बात पर आ जाए। नीति जी में आता हूं। दूसरी बात, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रही हैं तो लेट मी टेल यू, इस गवर्नमेंट के पर कैपिटा इनकम फॉल्टी है क्योंकि देयर इज अ मैसिव डिवाइड इन द रिच एंड द पुअर। मेजॉरिटी ऑफ द पैसा बहुत सारे अमीरों के हाथ में है। विवेक जी उसको आप ये बहुत आसान हो गया है कि फॉल्टी आप स्टैटिस्टिक्स को बता दीजिए। सर दिस गवर्नमेंट ने इसने तो 70 सालों में जितने स्टैटिस्टिक्स आए वो सब फॉल्सी हो सकते हैं। पर कैपिटा इनकम आपका के साथ साथ और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ आपका रिच एंड पुअर डिवाइड, आपकी रूरल पॉपुलेशन का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, इसको भी स्टडी करो। आपने कुछ मल्टीनेशनल्स की वजह से आप लोगों ने तो गवलकर को भी बेच दिया है। उनका जो मॉडल स्वदेशी जागरण मंच का था उसको भी आप खत्म कर चुके हैं। देयर इज नो स्वदेशी टुडे। विवेक जी स्टैटिस्टिक में आपको और बता दूं कि मैडम आप स्वदेशी जागरण मंच का स्टेटस बताइए मुझे। आप स्वदेशी जागरण मंच का स्टेटस बताइए। 20 साल में अराउंड 8 से 9%। मैडम आप RSS के स्वदेशी जागरण मंच का स्टेटस बताइए। आर यू विद स्वदेशी और नॉट? ठीक है नीति जी और विवेक जी ठीक है मैं आता हूं और डॉक्टर उपाध्याय मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अनिल सर देखिए बात यही है कि सभी अपने अपने स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती है। लेकिन क्या वाकई छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो इतनी बदल पाई है जितनी की उम्मीद थी? पिछले 15 सालों से बीजेपी इक्तदार में है, लेकिन आज भी जब बात होती है तो वो कांग्रेस पर इल्जाम करती है, कांग्रेस पर इल्जाम तराशी की बात सामने आती है। क्यों ऐसा नजर नहीं आता कि वो अपनी हुसूलियाबियां ज्यादा गिनाए? बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। अगर आपकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट है तो आपको उन्हीं पे अचीवमेंट्स पे बात करनी चाहिए। जैसे 4.5 साल पहले डेवलपमेंट के एक सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री जी ने की, स्वच्छ भारत भी, तो मुझे लगता है कि बाकी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है अगर उतना बड़ा काम हुआ है। सरकारें, मेरा एक मानना है, मेरा अपना तजुर्बा है, सरकार जो भी आती है काम करती है। कुछ ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ के फेल्यूर ज्यादा होते हैं, कुछ ज्यादा करप्ट रहती है। लेकिन ये कह देना कि कभी किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया और किसी सरकार ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के स्वच्छ भारत के बारे में बोलिए। मुझे थोड़ा तो बात करने दीजिए। हाँ। तो ये मेरा ये मानना है कि जैसे हमने छत्तीसगढ़ की, मैं फिर उसी छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक आ रहा हूं क्योंकि हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ एक बड़ा मुश्किल स्टेट था।
जब से नया स्टेट कार्व आउट हुआ, बहुत मुश्किल स्टेट था। नक्सल जो इंसर्जेंसी थी अपने रूस पे था, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने काम किया। इस सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया, कहीं उसको कहीं ना कहीं सबके एक लेवल पर लाने की कोशिश की। ये कहना कि इरेडिकेट हुआ, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। इरेडिकेट तो हमने पंजाब में भी कर दिया था, लेकिन फिर खबरें आ रही हैं कि पनप रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसके कई कारण हैं, वो एक अलग डिबेट है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की इस चीज की सराहना करनी चाहिए कि पीसफुल वोटिंग हुई। बिल्कुल एक भी छुटपुट एक दो कोशिशें हुई उनकी तरफ से डिरेल करने की, इलेक्शन को कामयाब नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक बहुत बड़ी जीत है। इसको हमको मनाना चाहिए, इसकी भी सेलिब्रेट करना चाहिए हमको। और सर उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, बाकी क्या कितनी डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई, लोगों ने तो अपना ठीक है, और अपना उसी पैमाने पर ही लोग वोट कर रहे हैं। वही कह रहा हूं, अगर उनको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा तो डेफिनेटली फिर इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। और अपोजिशन के जो दावे हैं अगर वो सच है तो डेफिनेटली वोटर्स उनकी ही तरफ जाएंगे। लेकिन तस्वीर 11 दिसंबर को साफ होगी। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की वोटिंग जो आज खत्म हो गई है, उसी को लेकर के हम मजीद बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और प्रोफेसर उपाध्याय, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर कि आज जो वोटिंग हुई झीरम घाटी में भी हमने देखा कि आज बड़ी अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं। और बाकायदा हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे। हमने देखा कि झीरम घाटी में भी तमाम लोग उस ऐसे इलाके में जहां पर पोलिंग बूथ तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां पर लोग बाहर निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और ऐसे गांव भी नजर आए जहां पर पूरे के पूरे वोटर्स जो हैं वो बाहर थे और सिर्फ गांव में बच्चे बचे हुए थे। क्या लगता है कि जो झीरम घाटी में 2013 में हुआ था उसके बाद अब वहां पर हालात बेहतर हो गए हैं, और बेहतर हुए तो क्या इसका क्रेडिट सरकार को नहीं मिलता है? देखिए झीरम घाटी के लोग जो यदि चुनाव के लिए इतने बड़ी तादाद में आए हैं, आप जानते हैं कि जब बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो उसके मन स्थिति क्या होती है, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं परिवर्तन के पक्ष में होते हैं। और परिवर्तन का पक्ष कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन जहां तक वहां के हालात की बात है, झीरम घाटी में आप याद होगा हमारे नेता वहीं पे गए थे प्रचार, चुनावी सभा संबोधित करने। चुनावी सभा से जब आ रहे थे तो झीरम घाटी के पास दरभा घाटी है, वहां पे घटना हुई थी। इसका मतलब कि झीरम घाटी में सामान्य परिस्थितियों में पॉलिटिकल एक्टिविटी पहले भी होती रही, नहीं होती तो हमारे नेता वहां क्यों जाते और वहां आम सभा कैसे करते और जिसमें इतने लोगों की जाने चली गई। लेकिन एक बात मैं साथ में कहूंगा, हमारा क्लियर उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की संरचना और संकल्पना जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, पिछले 15 वर्षों में कहीं न कहीं वहां के लोग और विशेषकर आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो वादे थे सरकार के, बहुत सारे वादे थे, वादे गिनाऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि उपाध्याय जी, इससे पहले जो आपके सीएम थे जोगी साहब, वो तो उल्टे आपका ही खेल बिगाड़ रहे हैं वहां पर, और वो खुद आपके साथ नहीं है। लीडरशिप की कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी दिख रही है, ये आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे। एकदम सही। जोगी जी जैसे शख्सियत आपके पास है नहीं वहां पर। सौद भाई 10 सेकंड दीजिए। जरूर सर, आप 20 सेकंड लीजिए इस बात पर। सौद भाई 10 सेकंड जरूर अनइंटरप्टेड दीजिएगा। जहां तक शख्सियत की बात की है, 2003 के समय जो भी आपके पैनलिस्ट हैं वो बता देंगे, अनिल आनंद जी अच्छे से बताएंगे कि 2003 में रमन सिंह जी कोई चेहरा नहीं थे। उसी समय अजीत जोगी सबसे बड़े चेहरा थे, लेकिन सरकार हमारी ही थी और हम हार गए। चेहरा और शख्सियत जो है कार्यों और जनता के मूड पर भी डिपेंड करता है। आप बताइए, चेहरे से बड़ी तंजीम आपको लगती है? हरियाणा में अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो कौन से चेहरा थे? हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए उस सरकार के जो वर्तमान सरकार है उसका चरित्र महत्वपूर्ण है। और जिस सरकार के चाल और चरित्र में अंतर हो, बात में अंतर हो, लेकिन आपके पास ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास अगर रमन सिंह का चेहरा है और अगर ट्रायंगुलर मुकाबला है और अगर तीसरा शख्स जो है वो अजीत जोगी जैसी शख्सियत है, तो क्या लगता नहीं कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। मैं कल ही छत्तीसगढ़ से लौट के आया हूं सौद भाई, मैं कल ही छत्तीसगढ़ से लौट के आया हूं। कहीं भी ग्राउंड में ट्रेंगुलर फाइट नहीं है, सभी जगह डायरेक्ट फाइट है। ठीक है, उसमें कांग्रेस कहीं मजबूत होगी, कहीं भाजपा मजबूत होगी। जोगी जी की एहलिया, उनकी वाइफ आपके साथ लगातार जुड़ी हुई थी। 11 तारीख को आपको भी दिख जाएगी। अपने शौहर के साथ नहीं गई, वो आपकी पार्टी के साथ थी, लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं था, आपने टिकट तक नहीं दिया सर। हाँ, देखिए
नहीं 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 नहीं, जो अपने शौहर के साथ नहीं थी उन पर हम क्या भरोसा करते हो? क्या सीएम पार्टी के शौहर साथ ले नहीं गए, है, बेटा ठीक है, आपके खुद ठीक के है, CM कांग्रेस पार्टी पार्टी के ठीक साथ है, नहीं ठीक है, है। नीति जी, एक चीज- नीति जी, एक मैं चीज आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है, आप जवाब भी दीजिए, लेकिन इन सबके बीच देखिए, ये तो आप मानेंगे ना कि आप जो फाइट है वो 1-on-1 की नहीं है। कांग्रेस का वहां पर कितना ज्यादा एक मजबूती है वो आप जान रहे हैं। और अगर हम आज 18 सीटों की बात करें तो 12 जो है वो कांग्रेस के पास थी, 6 आपके पास थी। आपको क्या लगता है कि एक तो बदले की तस्वीर जो भाई साहब ने बोला कि हमारे पास एक लोकल चेहरा नहीं है, उसका आई थिंक आपको नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि फिर आपका चेहरा बनते हैं राहुल गांधी। सो आप ये नहीं बोल सकते कि आप बिना चेहरे और बिना शख्सियत के किसी चुनाव में गए हैं। आपके पास शख्सियत है और कांग्रेस की सबसे बड़ी शख्सियत है राहुल गांधी। आप उनके फेस पर चुनाव लड़े हैं, चलिए कम से कम आप ये तो मानती हैं, क्योंकि बाद मर्तबा तो आपके बहुत सी लीडर मानते भी नहीं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, वो अध्यक्ष हैं, तो ये मानने से इनकार कौन कर सकता है? कांग्रेस वाले अधिकतर मना कर देते हैं, पंजाब में उनको बुलाए नहीं थे वो लोग, ठीक है, बट चेहरा तो राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है, ट्रायंगुलर फाइट है और इस बार आपको इक्तदार बचाना मुश्किल है। हम लोगों को इक़्तिदार बचाना ऑपोजिशन की वजह से कभी मुश्किल नहीं होगा। हम लोगों का जो काम रहा है छत्तीसगढ़ में, हमारा सिर्फ काम बोलता है, और हमारे लिए क्रांतिकारी जो होता है वो काम होता है। ये चीज हमेशा से हम लोग बोलते आए हैं, द डेवलपमेंट इशू। इस बार ओवरऑल 90 सीट्स की अगर हम बात कर लें, ओवरऑल सीट्स की बात कर ले विवेक जी, तो क्या तस्वीर बिल्कुल अलग नहीं है? क्योंकि 2013 में 1-on-1 फाइट होती थी, उससे पहले 1-on-1 होती थी। इस बार अजीत जोगी और छजका जैसी पार्टी है, ये मानना पड़ेगा। फिर इत्तेहाद भी नजर आता है। देखिए, ये जो ट्रायंगुलर फाइट की आप बात कर रहे हैं, और आप मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि आप अजीत जोगी फैक्टर को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से नहीं, मैं दे नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपके लिए अगर इंपॉर्टेंस है या नहीं वो आप बताइए। एक टाइम ऐसा था जब अजीत जोगी, अब आप अजीत जोगी को नकार दीजिए, ये भी तो ठीक नहीं कह रहा, मैं नकार रहा हूं, नकार ही नहीं सकते आप। ये मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस, लेकिन एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहा हूं इस चीज को कि अजीत जोगी बिकेम इंपॉर्टेंट कांग्रेस की वजह से। वो कांग्रेस के एक बड़े फेस थे, एक बड़ी पार्टी के बड़े फेस थे, एक रूलिंग चीफ मिनिस्टर थे, एक इंपॉर्टेंट आदमी थे, उसका एक हैंगओवर खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता आज की तारीख में अजीत जोगी को वो इंपॉर्टेंस देगी। क्या आवाम के सर भी हैंगओवर होता है सर? नहीं, बिल्कुल होता है सर। एक बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता ब्रेकअवे मोदी जादू जाता है, और डेफिनेटली उसका एक आफ्टर इफेक्ट, उसके सपोर्टर्स का क्राउड, उसके अपने रिलेशंस काउंट आउट करते हैं, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट फ्लोट्स अवे। ये पहली चीज हो गई। ठीक है सर, आप लोग अपनी तरफ से जो भी बातें कहें, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अनिल सर, मैं ये इसी पॉइंट पर आपसे समझना चाहूंगा कि इस बार का इलेक्शन कितना डिफरेंट नजर आता है छत्तीसगढ़ की तश्कील के बाद से ही। एक बात और, झीरम घाटी का भी जो जिक्र हो रहा था सर, मैं उस पर भी चाहूंगा कि आपकी बात कम से कम सामने आए, जो वहां पर आज हालात नजर आए। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि झीरम घाटी के ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आई कि पूरे का पूरा गांव वोट देने गए और बच्चे रखवाली कर रहे हैं घरों की, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। झीरम घाटी जिसके बगल में इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ, और टू बी फेयर टू कांग्रेस, अगर आप कहें कि कांग्रेस के पास वहां कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस का सारा नेतृत्व उस हमले में मार दिया गया। विद्याचरण शुक्ल समेत इतने बड़े बड़े नेताओं का सीन से हट जाना कभी ना कहीं समय लगता है उस चीज का नेतृत्व उभरने का। लेकिन अगर वो लोग निकल के आए तो आफरीन है उनके ऊपर। सर, इकलौते बचे हुए थे अजीत जोगी साहब, अब वो भी नहीं है साथ, तो वही तो बात है। मैं ये कह रहा हूं, ट्रायंगुलर फाइट पर उनके घर के बगल में अगर इतना बड़ा कांड हुआ हो तो मुझे लगता है कम से कम 10-20 साल लग जाते हैं, और डर खौफ आपके दिलो दिमाग से निकलते हुए। उसके बावजूद भी गांव का गांव निकल के गया है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटी में उनका फेथ जगह है, उनको लगा कि हमको वोट देना है, हमको हिस्सेदार बनना है, भागीदार बनना है अगली सरकार में। तो ये दर्शाता है एक पॉजिटिविटी ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सेटअप। तो मुझे लगता है उनको क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है सर, ट्रायंगुलर फाइट की बहादुरी की, इतना बड़ा कांड उनके घर के बाहर हुआ, और 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर पूरा गांव निकल के वोट देने ठीक है सर, लेकिन जो ट्रायंगुलर फाइट नजर आती है जो ग्राउंड पर, वो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, ट्रायंगुलर मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विवेक जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं। मुझे लगता है सीपीआई इस बार उस फ्रंट में है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अजीत जोगी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही है वहां पे। उसके बाद बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है वो फ्रंट, लेकिन एक को खेल बिगाड़ने का काम अजीत जोगी का हमेशा रहता है।
चाहे खेल बिगाड़ू तो नहीं है वो, इस बार सामने है, देखना होगा जी के साथ सर। अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अब मैं अभी सभी मेहमानों के पास, आप सबके पास आऊंगा, 30 सेकंड्स आपको क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए दूंगा। और विवेक जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं कि बताइए, जो सिचुएशन नजर आ रही है, चाहे वो ट्रायंगुलर फाइट की बात हो, चाहे वो कांग्रेस के पास कोई चेहरा है या नहीं है की बात हो, चाहे वो रमन सिंह की बात हो या अजीत जोगी की बात हो, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या नजर आता है आज का जब वोटिंग हुई, अगर अच्छी तरह से आज वोटिंग हुई और अच्छी तादाद में लोग आए तो? और देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर इतनी भारी मात्रा में और अगर ये सारा स्टैटिस्टिकल डेटा सही है, अगर हम इसको अज्यूम कर लें, तो डेफिनेटली इट इज कॉलिंग फॉर अ बिग चेंज एंड द बीजेपी हैज टू गो। दैट इज व्हाट आई कंसीड, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाए हैं 15 साल में। इन्होंने नक्सलवाद को कंट्रोल नहीं किया, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, गलत तरीके से लैंड को अक्वायर करके इन्होंने नक्सलाइट्स को क्रिएट किया है। और इसको हटाने के लिए अगर ये वोटिंग हुई है तो आई थिंक इट कुड बी अ वेलकम चेंज। चलिए ठीक है, प्रोफेसर अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या आप भी इसको देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चेंज के लिए है और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे वाली घंटी है, कम से कम आज की तस्वीर जो नजर आती है? आपका क्लोजिंग रिमार्क सर, ओवरऑल। निश्चित तौर पे जिस तरह छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने गुरुआ, धुरवा, नुरवा और बारी, ये जो 4 चिन्हारी है, 4 पहचान है छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की, उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और इसी के कारण इतना बड़ा परिवर्तन के लिए वोट वहां के लोगों ने दिया है। ये 11 तारीख को हमारे फेवर में आएगा। किसानों के लिए जो हम लोगों ने वादे किए हैं, कहीं न कहीं सरकार जिस मुद्दों पर फेल्योर थी, हम उसको आगे ले जाना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोग यदि हम पे विश्वास करेंगे तो छत्तीसगढ़ की संरचना जिन मुद्दों पर हुई थी, ठीक है, हम उसी को लेकर आगे। आप स्टार्टिंग में यही कह रही थी कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इसे देख रहा है कि इट्स अ वोट फॉर चेंज। इट इज अ वोट फॉर चेंज बिकॉज दे डिनाइंग जो आप लोगों का रेवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट था। सो डेफिनेटली इट इज अ वोट फॉर चेंज। व्हाट आई वुड लाइक टू एंड विद इज कि जितना बीजेपी ने या जितना रमन सिंह जी की सरकार ने पिछले 15 साल में काम किया है, नक्सलवाद जो है वो 15 साल में नहीं क्रिएट किया गया है। आप ये नहीं बोल सकते कि रमन सिंह जी ने नक्सलवाद क्रिएट कर दिया लैंड लेने के बाद। नक्सलवाद बहुत पुराना एक इशू है जो चलता आ रहा है और उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। तो जितना वहां काम हुआ है उसके बलबूते पे आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन छत्तीसगढ़। ठीक है अनिल सर, फाइनल कमेंट आपसे कि वोटिंग परसेंटेज को अक्सर ही इसी से जोड़ दिया जाता है कि चेंज करने के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 18 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, लेकिन क्या कोई पैगाम आ रहा है? देखिए, जब से मैंने सियासी रिपोर्टिंग शुरू की और बहुत सारे इलेक्शन कवर किए, तो इस सियासी और इलेक्शन के खेल के जो रूल्स थे तब से अब तक बहुत बदल गए। ये कहा जाता था कि हैवी पोलिंग हुई तो सरकार जो है वो गई, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शंस ये नहीं 15 साल से रमन सिंह जी बैठे हुए हैं, 15 साल से शिवराज जी 12 साल से बैठे हुए हैं, वसुंधरा जी तीसरी टर्म के लिए, रूल्स बदल गए हैं। कुछ भी डेफिनेटली कहना कि हैवी पोलिंग हुई है तो सरकार के खिलाफ है, हैवी पोलिंग हुई है तो सरकार के हक में है, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। और वाकई सर सिचुएशन ये है कि 18 सीटों पर ही इलेक्शन हुए, अभी बाकी की सीटें बाकी हैं, तभी तस्वीर साफ होगी। बहरहाल, लेकिन आज की सूरत हाल पर हमने ये बातचीत की, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि 11 तारीख को क्या रिजल्ट सामने आता है, 11 दिसंबर को, लेकिन 20 नवंबर को जो दूसरे मरहले की वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ की असल तस्वीर उस इलेक्शन के बाद ही तय होगी। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।